नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनुज एक बार फिर आपके लिए विज्ञान के कुछ और सवालों को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, बार बार मैं यही विनती करता रहता हूँ कि आप वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को आप अंत तक देखें, तभी आपको इन वीडियोस के अच्छे रिजल्ट्स या अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की इस वीडियो में पहला सवाल देखते हैं। और पहला सवाल है कि निम्न में से कौन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर, ऑप्शन डी सोलर सेल। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा लाउड स्पीकर दोस्तों। सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों, यांत्रिक जिसको हम इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ये सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और जो सोलर सेल है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में सोलर सेल कन्वर्ट करता है। अब आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों कि जो डायनमो है, डायनमो ये कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है? तो डायनमो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, ये कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ध्यान रखिए, जो बल्ब होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बल्ब बदलता है। और आपसे यदि सवाल पूछा जाए मोमबत्ती जो है किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा। और जलता हुआ कोयला जो है ये भी रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ से आपको परीक्षाओं में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, लेंस दो प्रकार के हैं, एक है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, माफ कीजिएगा, उत्तल लेंस जो है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। आप इन बातों का भी ध्यान रखिए। अब देखिए, उत्तल और अवतल और दो जो दृष्टि दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। इसको याद रखने का बहुत सरल सा तरीका है दोस्तों। अब यदि आप उत्तल और अवतल को देखें, अवतल ये जो शब्द है अवतल और उत्तल शब्द को ध्यान से देखें, तो अवतल शब्द जो है ये बड़ा है। अवतल शब्द बड़ा है तो बड़े शब्द के लिए बड़े शब्द वाला। तो अवतल दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष के लिए, और उत्तल लेंस जो है ये छोटा शब्द है तो छोटे शब्द के लिए दूसरा छोटा शब्द, मतलब उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखिए, निकट की वस्तु आपको साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। बेलनाकार लेंस दोस्तों ये अबिंदुता बीमारी होती है, अबिंदुता, इसे हम दृष्टि वैषम्यता या एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। तो अबिंदुता की बीमारी को दूर करने के लिए, अबिंदुता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए नहीं किया जाता। हालांकि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि गाड़ियों में पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बाकी आपको सवाल पूछा जाए डॉक्टर कौन से लेंस का इस्तेमाल करता है, सर्च लाइट में कौन सा होता है, या जो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो या नाई जो है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा अवतल दर्पण। आपको खाली याद रखना है गाड़ियों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण। बाकी यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे जवाब होगा दोस्तों अवतल दर्पण। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह धातु जो हमेशा मुक्त अवस्था में
पाई जाती है, यानी कि फ्री स्टेट में पाई जाती है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए स्वर्ण यानी कि सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोडियम। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए स्वर्ण यानी कि सोना। यदि सोना ना हो दोस्तों, तीन ऑप्शन ये चांदी, तांबा और सोडियम, इसके साथ एक और ऑप्शन मान लीजिए पोटाशियम दिया हो आपको, तब आपका जवाब चांदी होगा। सोना और चांदी जो है ये ऐसी धातुएं हैं जो कि फ्री स्टेट में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बहुत ही कम ये क्रियाशील होती हैं। इसीलिए सोना और चांदी इन धातुओं को हम नोबल धातुएं भी कहते हैं। इन धातुओं को हम नोबल धातुएं या फिर उदासीन धातुएं भी, इन धातुओं हम कहते हैं सोना और चांदी, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, फ्री स्टेट में आसानी से पाई जाती है। इसके अलावा चांदी दोस्तों, चांदी ये जो है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है, यानी कि विद्युत तथा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक। यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो आपका जो जवाब होगा वो होगा चांदी जो है ये विद्युत तथा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबा दोस्तों, तांबे का इस्तेमाल मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया वो धातु है तांबा। सोडियम और पोटाशियम दोस्तों ये बहुत ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, इसीलिए इनका जो भंडारण किया जाता है मिट्टी के तेल में, यानी कि केरोसिन ऑयल में इनका स्टोरेज किया जाता है। ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सब्जियां आसानी से खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी एंजाइम। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों सब्जियों में जल की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा तकरीबन 80 से 90% होती है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। हालांकि यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सब्जियों से हमें क्या मिलता है, शर्करा मिलती है, विटामिन मिलते हैं, एंजाइम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी विटामिन हमें सब्जियों से मिलते हैं। खाली विटामिन डी को यदि छोड़ दें तो सब्जियों से हमें विटामिन मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि लोहे पर जंग रोधन से रक्षण से बचाने के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु का लेपन है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों। ये सवाल आसान शब्दों में यदि आपसे मैं पूछूं तो इसका सवाल का पूछने का मतलब ये है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस चीज़ का उसके ऊपर पेंट किया जाता है। ऑप्शन ए जिंक प्लेटिंग, ऑप्शन बी कॉपर प्लेटिंग, ऑप्शन सी निकल प्लेटिंग, ऑप्शन डी टिन प्लेटिंग। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए जो है दोस्तों, जिंक प्लेटिंग जो है हम लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेप किया जाता है। इसको हम दोस्तों जस्ताकरण कहते हैं, क्योंकि जिंक को हिंदी में जस्ता ही कहते हैं। जस्ताकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसका गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्ताकरण किया जाता है। इस सवाल को मैंने इस फॉर्मेट में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सवाल यूं ही परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको ये इस आइडिया हो जाए कि परीक्षाओं में सवाल की लैंग्वेज आपकी टफ हो सकती है लेकिन सवाल के आंसर नहीं बदलेंगे दोस्तों। तो गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्ताकरण, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का जो जस्ते का जब उसके ऊपर लेप किया जाता है उसे हम जस्ताकरण कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और लोहे पर जंग लगना ये एक ध्यान रखिए ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसेटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों सिरके में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। CH3COOH ये इसका फॉर्मूला है। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। सिरके को हम दोस्तों विनेगर भी कहते हैं। सिरका हो, विनेगर हो, कुछ भी लिखा हो, तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो है एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू में पाया जाता है। कई बार सवाल यूँ पूछा जाता है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिए। लैक्टिक अम्ल दोस्तों ये जो खट्टा दूध होता है या खट्टे दूध में या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूँ यदि आपसे पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल इसका जवाब होगा। लैक्टिक अम्ल, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल दोस्तों ये चींटी के डंक में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में आपसे पूछा जाए कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा फार्मिक अम्ल। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिए, लैक्टिक अम्ल
जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं यानी कि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में भी लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको सवाल पूछा जाए कि मांसपेशियों में, मतलब जब लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बनता है तो मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि जकड़न होती है दोस्तों। मांसपेशियों में आपसे सवाल पूछा जाए किस अम्ल के होती है या ऐंठन होती है, तो लैक्टिक अम्ल के बनने से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। या बहुत अधिक व्यायाम करने से शरीर में कौन सा अम्ल बनता है, तो लैक्टिक अम्ल उस समय शरीर में बनता है दोस्तों। यदि आपको सवाल पूछा जाए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बेटा कौन सा, इस माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये सवाल में जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऑप्शंस यहाँ पे कोई भी मैच नहीं करता आंसर से, और इसका जो जवाब होगा वो होगा विटामिन के। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विटामिन के जो है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन के दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में विटामिन आंसर अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों कि कौन सा विटामिन जो है कौन सा प्रोटीन, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है दोस्तों ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये सवाल आपको यूँ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। आपसे विटामिन पूछा गया है या फिर प्रोटीन पूछा गया है। एक बीमारी होती है दोस्तों, उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। इस बीमारी में शरीर में से रक्त जब बहता है, खून जब निकलने लगता है शरीर में से बाहर, तो रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है। और हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए से जो बीमारी होती है वो रतौंधी होती है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्बी, विटामिन डी से रिकेटस, हड्डियों में होने वाली बीमारी है। कई बार परीक्षाओं में ये सवाल भी पूछा जाता है कि किस विटामिन में धातु पाई जाती है। ऐसे ऑप्शन 4 आपको दिए होंगे, आपको सवाल पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी विटामिन में धातु पाई जाती है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा विटामिन बी। विटामिन बी12 जो है, विटामिन बी12 में धातु पाई जाती है। और कई बार सवाल पूछा होता है कि कौन सी धातु विटामिन में पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु जो है विटामिन बी12 में पाई जाती है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईईजी का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी फेफड़े। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, दिमाग से संबंध है ईईजी का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, दिमाग। और यदि दिल से यदि आपको पूछा जाए तो दिल से जुड़ा है ईसीजी। ईसीजी, अब आपको परीक्षाओं में कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ईसीजी की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये फुल फॉर्म होगी ईसीजी की, जो दिल से जुड़ा है। और यदि आपको सवाल पूछा जाए कि ईईजी की फुल फॉर्म बताएं, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम जो है ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके अलावा दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाए पेसमेकर, आपसे सवाल यदि पूछा जाए पेसमेकर कौन से अंग से जुड़ा है, तो ध्यान रखिए पेसमेकर दिल से जुड़ा है। आपसे सवाल पूछा जाए डायलिसिस ये जो है ये किडनी से जुड़ा है। हालांकि ये सवालों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको ये सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दिल से जुड़ा एक टेस्ट होता है TMT, ट्रेडमिल टेस्ट इसको कहते हैं, ये दिल से जुड़ा होता है दोस्तों। तो आपसे परीक्षाओं में इन सवालों को बार बार पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि विद्युत फ्यूज निम्न में से किन धातुओं का बना होता है? यानी कि जो घर में जो फ्यूज बना होता है दोस्तों, फ्यूज का जो तार होता है वो कौन सी धातु का बना होता है? ऑप्शन ए निकल तथा तांबा, ऑप्शन बी तांबा तथा जस्ता, ऑप्शन सी लेड तथा टिन, ऑप्शन डी ये सभी। ये सवाल परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, लेड तथा टिन। ये ऐसी धातुएं हैं, इनका जो
गलनांक होता है दोस्तों, इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। कई बार परीक्षाओं में सवाल यूँ पूछा जाता है कि जो फ्यूज़ होता है घरों में, जो फ्यूज़ का जो तार होता है, जो जो तार इस्तेमाल करते हैं, उनका जिन धातुओं का इस्तेमाल फ्यूज़ का तार बनाने में किया जाता है, उनका गलनांक कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। इस तरह से परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, फ्यूज़ का बनाने में हम उन्हीं धातुओं का इस्तेमाल करते हैं फ्यूज़ को बनाने में जिनका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो। तो यहाँ पर लेड तथा टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बहुत कम है, तो फ्यूज़ बनाने में लेड तथा टिन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तांबे का, लोहे का, ये ऐसी धातुएं हैं, इनका जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत अधिक होता है, तो इसीलिए इनका इस्तेमाल हम फ्यूज़ बनाने में नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि निम्न में से घेंगा यानी कि गोइटर रोग होता है? ऑप्शन ए FE, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी Na, ऑप्शन सी Ca। तो ये FE का मतलब यहाँ पे लोहा है, I का मतलब आयोडीन है, Na का मतलब यहाँ पे सोडियम और Ca का मतलब कैल्शियम है। तो दोस्तों, जो गोइटर रोग होता है यानी जो घेंगा होता है वो विटामिन, माफ़ कीजिएगा, वो आयोडीन की कमी से होता है शरीर में, और ये हमारे गले को प्रभावित करता है। ये सवाल आपको यूँ भी पूछा जा सकता है। लोहे की कमी से बीमारी होती है दोस्तों अनीमिया, अनीमिया जिसको हम अरक्तता भी कहते हैं। सोडियम जो है दोस्तों, ये हमारे रक्तचाप को प्रभावित करता है, ये हमारे रक्तचाप को कंट्रोल करता है। यानी कि शरीर में यदि सोडियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो ब्लड प्रेशर यानी कि जो रक्तचाप है वो आपका हाई हो जाएगा। यदि शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाए तो बीपी आपका, ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा, रक्तचाप लो हो जाएगा। तो ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और कैल्शियम दोस्तों, ये हड्डियों में मुख्य अवयव पाया जाता है। हमारी हड्डियाँ, यदि आपको सवाल पूछा है किस तत्व की वजह से या किसकी वजह से, किसकी कमी से कमज़ोर होती है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों का मुख्य अवयव कैल्शियम तथा फॉस्फोरस, ये हड्डियों के मुख्य अवयव हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनका फिर एक बार धन्यवाद मैं करता हूँ। तो चलिए, यूँ ही आपसे मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।